बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My name is Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. Once again, I would like to welcome all of you to this webinar organized by topgrade.pk. And I'm also thankful to all of you for trusting me, for trusting topgrade.pk for sake of your entry test preparation. Let's start off our discussion conventionally. आज का हमारा जो टॉपिक है that is how to study for AKU entry test in last 55 days. तो जो आखिरी 55 दिन हैं उन दिनों में आपने AKU के एंट्री टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, हम इस चीज को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अब देखिए कि इस चीज को हम बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं कि फ्रॉम टाइम टू टाइम जो आप कह लें कि रिक्वायरमेंट्स हैं वो चेंज होती रहती हैं। लाइक जब आपने फर्स्ट ईयर FSC प्री मेडिकल में एडमिशन लिया था, अगर उस वक्त साथ साथ आपने AKU के एंट्री टेस्ट की तैयारी करनी थी तो आपकी स्ट्रेटजी और थी। फिर जब आपने दोनों पार्ट कर लिए, पार्ट 1 पार्ट 2, एंड स्टिल यू हैव गॉट गुड 3-4 months फॉर प्रिपरेशन ऑफ AKU एंट्री टेस्ट, अब स्ट्रेटजी और है। अभी जबकि तकरीबन 55 दिन के करीब रहते हैं AKU के टेस्ट हेल्ड होने में, अब स्ट्रेटजी और है। और सिमिलरली आज से 1 माह के बाद या एग्जाम से 1 हफ्ता पहले फिर अल्टीमेटली स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी, उस वक्त हमारी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। So, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि फ्रॉम टाइम टू टाइम आपकी जो स्ट्रेटजी है वो अवेलेबल टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती है, राइट। तो अब मैंने ये फील किया है कि इस वक्त स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि हम अपने स्टडीज को किस तरह से फोकस करें एज फार एज द AKU एंट्रेंस टेस्ट इज कंसर्न। लाइक उनको ये नहीं पता कि हम रिसोर्सेज कौन से यूज करें और हम रिसोर्सेज को किस सीक्वेंस में यूज करें, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, राइट। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि डे इन डे आउट अपनी एफर्ट्स भी पुट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात का नहीं पता कि ये जो हमारी एफर्ट्स हैं जो हम डे टू डे बेस पे पुट कर रहे हैं, ये हमें AKU के एंट्रेंस एग्जाम में पे बैक भी करेंगे या नहीं करेंगे। तो मेरा जो आज का इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज करने का मेजर ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि मैंने आपको ओवरऑल इस तरह से आगे अगले 55 दिनों में लेके चलना है कि आप लोग हर दिन जो भी अपनी स्टडी के ऊपर एफर्ट लगाएं वो आपको एग्जाम में पे बैक करे। सो आपकी स्टडी को मैंने एग्जाम के साथ ऐसे कंपैटिबल बनाना है, राइट। सो ये हमारे आज के वेबिनार का मेजर ऑब्जेक्टिव है। सो here we have got the big picture of today's webinar. आज हम किन किन एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे about the tips for better prep of AKU entry test in last days, कि आखिरी दिनों में आपने AKU के एंट्री टेस्ट की बेहतर तैयारी कैसे करनी है। मैं ऑलरेडी बिलीव करता हूँ कि आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, राइट, लेकिन आपने बेहतर तैयारी कैसे करनी है हम इसको डिस्कस करेंगे। And secondly, we will talk about approaches for better MCQ solving while taking AKU entry test. कि जब आप AKU का इम्तिहान दे रहे होंगे तो उस वक्त किन तरीकों से आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है अगर बेहतर रिजल्ट आ सके। उसके बाद फिर मैं आपको एजुकेटेड गेस लगाने की टेक्निक्स भी बताऊंगा कि अगर आपको कभी खुदा ना खास्ता किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो आप किस तरह से गेसिंग टेक्निक्स को यूज करते हुए मोर लॉजिकल वे में आप उस सवाल को भी सही कर सकते हैं जिसका जवाब आपको एक्चुअली नहीं आता, राइट। सो इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर टुडे सेशन हमारा क्वेश्चन आंसर सेगमेंट होगा जिसमें आप लोग मुझसे सवाल पूछेंगे और इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू आंसर those questions with the help of my limited visibility and limited vision. All right, so let's start off with the tips for better preparation of AKU entry test. All right,
तो पहले नंबर पे जो टिप मैं आपको देना चाहूंगा वो ये है कि आप इस वक्त AKU के एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए ट्रस्टेड रिसोर्सेज को यूज करें, राइट। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ मेरी कन्वर्सेशंस अभी भी चलती रहती हैं, स्टूडेंट्स मेरे साथ मेरे से कंसल्ट भी करते रहते हैं बहुत सारे। तो मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने आप को बहुत ज्यादा ओवरवेलम किया हुआ विद द रिसोर्सेज कि जी हमने टेक्स्ट बुक भी पढ़नी है, हमने इंटरनेशनल एमकैट भी पढ़नी है, हमने पेरेंट्स की सेट भी पढ़नी है, एंड हमने टॉप ग्रेड से भी तैयारी करनी है, एक दो और वेबसाइट्स के बताते हैं। सो जब इतना सारा कुछ होता है ना, तो इससे नुकसान ये होता है कि फिर आप किसी भी एक डायरेक्शन में एक्सेल नहीं करते, ठीक है। तो जो ठीक है, आपके कोर रिसोर्सेज होने चाहिए, स्टडी रिसोर्सेज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन जो आपकी कैपेसिटी से ज्यादा के रिसोर्सेज हैं उससे उससे होगा क्या कि जो अहम तरीन रिसोर्सेज हैं उनकी प्रिपरेशन भी आपकी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो अपने रिसोर्सेज हैं उनको एक्यूरेटली डिफाइन करना है। अच्छा, मेरी एक बात याद रखना, ये बड़ी एक अहम तरीन बात है कि AKU के एंट्री टेस्ट के लिए इन स्पेसिफिक और किसी भी एंट्री टेस्ट के लिए, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंट्री और एंट्रेंस टेस्ट, इसके लिए इन जनरल क्या पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या नहीं पढ़ना। क्या पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट बहुत सारी स्टडी इस तरीके से करते हैं कि उसका एग्जाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। स्टडी तो वो होती है, नई चीजें भी वो सीखते हैं, लेकिन वो एग्जाम से रेलेवेंट नहीं होती, ठीक है। तो आप लोगों ने जो भी अपना टाइम स्पेंड करना है, आपने बड़ा वाइजली स्पेंड करना है। देखिए, आपके पास टाइम लिमिटेड है, आपके पास एनर्जीज भी लिमिटेड हैं, राइट। तो आपके जो फोर्सेस हैं वो लिमिटेड हैं। तो अगर इन लिमिटेड सी फोर्सेस को आप बहुत सारी डायरेक्शंस के अंदर उलझा देंगे तो कहीं पे भी आप एक्सेल नहीं करेंगे। तो अगर आपकी लिमिटेड फोर्सेस हैं, आप इनको एक जगह पे कंसंट्रेट करा दें तो इनका जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर इम्पैक्ट आएगा। सो एक अहम तरीन चीज जो कि मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा वो ये है कि आप लोगों ने अपना जो फोकस है उसको सही रखना है। और उसको सही रखने का तरीकाकार क्या है? सबसे अहम तरीकाकार ये है कि आप जो अपने रिसोर्सेज हैं वो फोकस रिसोर्सेज उठाएं। उसमें आपको पता होना चाहिए कि आपके कोर रिसोर्सेज कौन से हैं। देखिए, रिसोर्सेज को मैं दो तरह से उनको सब डिवाइड करता हूँ, एक कोर रिसोर्सेज और दूसरे नंबर पे सप्लीमेंटल रिसोर्सेज। कोर रिसोर्सेज वो है जिनसे जो कि आपकी तैयारी का न्यूक्लियस बना रहे हैं, राइट। और दूसरे नंबर पे सप्लीमेंटल रिसोर्सेज वो हैं जो कि जो आपकी तैयारी का न्यूक्लियस है, लाइक वो उसके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। तो अब जितना टाइम रह गया है, अगर आप कोर रिसोर्सेज भी पकड़ लें, अगर आप सप्लीमेंटल रिसोर्सेज भी पकड़ लें, तो क्या होगा? इससे नुकसान ये होगा कि अल्टीमेटली आप जो है ना वो अहम तरीन चीजों को मिस कर जाएंगे और बहुत सारी अनइम्पोर्टेंट चीजों के ऊपर टाइम स्पेंड करते चले जाएंगे। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया हुआ है। तो बच्चों, अगर कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन है या कोई बात आप साइड बाय साइड मुझे कहना चाह रहे हैं, तो ये बॉटम में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है राइट कॉर्नर पे, तो आप इससे मुझे मैसेज दे दें। इंशाल्लाह जैसे ही मुझे अभी मैं टाइम एलोकेट करूंगा क्वेश्चन आंसर सेशन को, फिर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी कर दूंगा। ऑलराइट, तो इसमें जो स्टडी रिसोर्सेज है उसमें अपने सिर्फ इस वक्त जितना टाइम हमारे पास रह गया है, हमारे पास टाइम है ही सिर्फ कोर रिसोर्सेज का, ठीक है। अब आपने अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़ा नहीं हुआ, टेक्स्ट बुक को आपने अच्छे तरीके से ग्रिप नहीं किया, शायद आपको किसी भी और रिसोर्स को करने की जरूरत नहीं है। मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि टेक्स्ट बुक के ऊपर आपकी ग्रिप है नहीं और आप किसी और चीज के ऊपर चले गए, राइट। तो इसीलिए मैं आपको कोर रिसोर्सेज, अगर दो कोर रिसोर्सेज बनाऊं इस वक्त जो कि आपकी बेस्ट तैयारी करा देंगे, एक इसमें topgrade.pk की सब्सक्रिप्शन है और दूसरे नंबर पे आपकी टेक्स्ट बुक है। तो इन दो रिसोर्सेज के अलावा थर्ड कोई भी रिसोर्स मैं जो रिकमेंड करूंगा वो ये है कि आप इस वक्त अडॉप्ट ना करें, राइट। क्योंकि जितना टाइम अवेलेबल है उसके अंदर पॉसिबल नहीं है इससे ज्यादा काम को करना। ओके, इसके अलावा अभी 55 डेज का मैंने स्केड्यूल बना दिया। बच्चों का एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि हम अपनी स्टडी को स्केड्यूल कैसे करें। हम रोजाना रोजाना की बिना पे कितना कितना कंटेंट कवर करते जाएं कि हमारा जो सिलेबस है वो इन टाइम कवर भी हो जाए, हमारे सारे वीक टॉपिक्स भी कवर हो जाएं, हमारे अच्छे तरीके से टॉपिक्स तैयार भी हो जाएं, हर सब्जेक्ट की हमारी स्ट्रेटजी भी ठीक रहे। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, इन चीजों की केयर जो है एक अच्छा स्केड्यूल कर लेता है। अब आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग जो स्केड्यूल्स क्रिएट करते हैं उनके अंदर मिस्टेक की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होती है, राइट। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस को यूज करके क्या किया है कि 55 डेज का स्केड्यूल आप लोगों के लिए बनवा दिया है और उसके अंदर
उसके अंदर हमने क्या स्ट्रेटजी ओवरऑल क्या रखी है, इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यू सीन है कि ये ओवरऑल स्ट्रेटजी है स्क्रीन पे हमारे 55 डेज के स्केड्यूल की फॉर AKU एंट्री टेस्ट प्रेप। ये स्केड्यूल आप लोगों को भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो इसके अंदर हमने मल्टीपल रिवीजन प्लान की है, राइट। इसमें आप देखें, इसमें जो फर्स्ट रिवीजन है वो 10 अगस्त से लेके 23 सितंबर तक हमने प्लान की है, तकरीबन 45 डेज बनते हैं, राइट। तो इसके अंदर हमने क्या किया है, इसके अंदर हमने किया ये है कि हमने एक तो सारे के सारे जो आपका सिलेबस है उसकी फास्ट रिवीजन करवानी है, इसके अलावा टॉपिक वाइज टेस्ट लेने हैं, इसके अलावा जो आपकी गलतियां होंगी टेस्टों के अंदर उनसे आपने सीखना है इस फेज के अंदर। और इसमें हमने इस बार एक नई चीज भी इंट्रोड्यूस कराई है, वो ये है कि हमने क्वार्टर सिलेबस टेस्ट जो है वो भी डाल दिया कि जैसे हमने आपके पूरे सिलेबस को 4 हिस्सों में डिवाइड किया, तो से फर्स्ट से 11 डेज में या 10 डेज में आपने पहला क्वार्टर सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर लिया। अब हमने हर सब्जेक्ट का एक क्वार्टर सिलेबस टेस्ट ले लेना, राइट। तो इस तरह से इससे फायदा ये होगा कि पहली रिवीजन जब आप लोग एंड करेंगे तो टेक्निकली आपके दो रिवीजन हो चुकी होंगी और आप सारे के सारे टॉपिक्स के साथ इन टच होंगे, राइट। और इसके अंदर भी कुछ और अहम बातें हैं, उनको भी मैं बताना चाहता हूं कि हमारे इस पूरे सेशन के अंदर ये जो 55 डेज का ये जो सेशन है, इसके अंदर हमारा जो मेजर फोकस है वो किस चीज के ऊपर है, वो MCQs के ऊपर है, राइट। तो आप लोगों ने ओवरऑल जो स्ट्रेटजी रखनी है अपनी तैयारी की वो ये रखनी है कि किताबें आपने बहुत पढ़ ली हैं, ठीक है। तो मेरी एक बात याद रखना कि बेस्ट वे टू अवॉइड मिस्टेक्स ऑन द फाइनल एग्जाम इज टू मेक मिस्टेक्स बिफोर द एग्जाम, ठीक है। अगर आप अभी गलतियां नहीं करेंगे तो वो गलतियां आपकी एग्जाम में जाके हो जानी। तो आप लोग हैबिचुअल लर्नर्स ना बने। हैबिचुअल लर्नर्स या कन्वेंशनल लर्नर्स इस स्टेज पे क्या करते हैं, वो टेक्स्ट सिर्फ किताबों को पढ़ते चले जाते हैं, वो रीडिंग्स करते हैं। लेकिन जो स्मार्ट लर्नर्स हैं, स्मार्ट लर्नर्स की जो अप्रोच होती है वो बड़ी कहने के अप टू डेट और बड़ी वैलिड अप्रोच होती है। वो ये होती है कि वो क्या करते हैं, वो स्ट्रेट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं जो कि एंड वाली रिक्वायरमेंट, राइट। और जिन टॉपिक्स के क्वेश्चंस उनके गलत होते हैं उनसे रिलेटेड वो बुक को पढ़ लेते हैं या लेक्चर्स वगैरह सुन लेते हैं एंड सो ऑन, राइट। तो इसीलिए इस पूरे सेशन के अंदर 55 डेज के अंदर आपका कह लें कि मोर देन 50% ऑफ द जो टाइम है उसको हमने प्लान इस तरीके से किया कि आप बस MCQs को अटेम्प्ट करने पे लगाएं, राइट। एनीवेज, सेकंड रिवीजन जो होगी इसके अंदर ये 24 सितंबर से 25 सितंबर तक होगी, 2 दिन की। और इसमें आपके हाफ सिलेबस टेस्ट होंगे और इसमें आप इसमें भी क्या करोगे, हर सब्जेक्ट के हाफ सिलेबस टेस्ट दोगे और अपनी गलतियों से सीखोगे। फिर थर्ड रिवीजन जो होगी आपकी वो होगी 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। इसमें अब हमने क्या किया, ये 6 दिन की फेज है, राइट। तो इसके अंदर हमने किया क्या है, बेसिकली इसके अंदर हमने हर सब्जेक्ट का एक एक दिन पूरा रख दिया है कि फिर आपने थर्ड रिवीजन के अंदर हमने क्या किया है, थर्ड रिवीजन के अंदर हमने हर सब्जेक्ट का एक एक फुल सिलेबस टेस्ट रख दिया, यानी कि पूरा दिन आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को फोकस करेंगे। तो इस तरह से हमने 6 डेज उसके प्लान किए। अच्छा, इसके अंदर साथ साथ हमने वेकेशन भी मैनेज की हुई, जैसे फर्स्ट जो 45 डेज है इसके अंदर हमने अशूरा की जो हॉलीडेज हैं उनको और संडेज वगैरह को भी अंदर ही मैनेज किया हुआ है, राइट। सो हमने इसके अंदर अंदर आपको फ्री डेज भी दिए हुए स्केड्यूल के अंदर, ऑलराइट। और उसके बाद फिर लास्ट में आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की रिवीजन करेंगे 2 और 3 अक्टूबर को, 2 दिन, और उसमें रिवीजन भी करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की और साथ FLPs भी देंगे। तो ये फेज है, इसमें हम FLPs और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की रिवीजन इन दो चीजों को कवर कर रहे हैं, राइट। तो इसकी ओवरऑल स्ट्रेटजी मैंने आपको ये बता दी है। सो सादा सी बात ये है कि अगर आप ये 55 डेज का स्केड्यूल, रियलिस्टिक स्केड्यूल फॉलो कर लेंगे तो डेली बेस पे आप तकरीबन 8 घंटे पढ़ेंगे, राइट, मिनिमम 8 घंटे। या अगर कोई काम आपका ज्यादा है, लाइक अगर आपके प्रीवियसली आपकी बहुत अच्छी तैयारी नहीं है तो हो सकता है कि आपको 10 से 12 घंटे भी लगाने पड़े। ये डिपेंड करता है कि आपकी पहले इस स्टेज पे तैयारी कैसी है। इस स्टेज पे आप जितने भी बच्चे हैं आप सब बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप रिक्वायरमेंट पूरी करें। जिनकी ऑलरेडी अच्छी तैयारी है वो डेली बेस पे मे बी 6 से 8 घंटे लगा दें, वो भी काफी है। और जिन बच्चों की तैयारी अभी वीक है वो अब आगे आने वाले दिनों में एक्स्ट्रा टाइम लगा के उस चीज को कंपनसेट कर लें, वो 10 से 12 से इवन 14 घंटे तक पढ़ सकते हैं एंड सो ऑन। तो इस 55 दिन में आप एक दफा पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेंगे अपनी टेक्स्ट बुक से। साथ आप पूरे सिलेबस के आप कह लें कि ये एक दफा टॉपिक वाइज, फिर क्वार्टर सिलेबस, टॉपिक वाइज, क्वार्टर सिलेबस, फिर हाफ सिलेबस, फिर फुल सिलेबस। सो 4 मरतबा आप पूरे सिलेबस के टेस्ट दे लेंगे और इसके अलावा 5 फुल लेंथ पेपर भी दे लेंगे
और जो अहम तरीन टॉपिक्स हैं जिनको हम आपको पास्ट क्वेश्चंस की रोशनी में आपको बताएंगे कि एकेयू ने क्या किया है पिछले 27 सालों में, पिछले 27 इयर्स में जिन टॉपिक्स को एकेयू ने हमेशा ज्यादा फोकस में रखा है, हम आपको वो भी बता देंगे कि ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेस या लीस्ट इंपॉर्टेंट है, हम आपको प्रायोरिटाइज भी करके दे देंगे। ऑलराइट, सो ये तो थी हमारी ओवरऑल स्ट्रेटजी एकेयू की प्रिपरेशन की, 55 दिन में तैयारी कैसे कर रही है। उसके बाद टिप नंबर 3 क्या है, यू मस्ट सेट द फिक्स डेली रूटीन। अभी आप सारे के सारे बच्चे फिक्स डेली रूटीन सेट कर लें और याद रखना इस स्टेज पे कि कम से कम 50% आपका जो टाइम है, मिनिमम 50% ऑफ द टाइम ये एमसीक्यूज की प्रैक्टिस पे जाना चाहिए, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस पे, राइट। तो अब देखिए मैं, और ये इतना टाइम अगर आप देंगे तो ही आपकी सक्सेस जो है वो इंश्योर होगी। इसमें जैसे एक चीज को आप अंडरस्टैंड कर लें कि से टॉप ग्रेड का हमारा जैसे जो स्टूडेंट पैनल भी है उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 25,000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, राइट। तो अगर डेली बेस पे आप कम से कम 500 सवाल करेंगे फिर भी उसको तकरीबन 50 दिन लगने हैं पूरा वो कंटेंट कवर करने में, राइट। तो इसलिए मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि हमने जैसे स्केड्यूल में भी किया है, अपना 50% टाइम जो है वो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस पे लगाएं और जितने ज्यादा हो सके आप एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करें। जैसे मिनिमम टारगेट जो है वो 25,000 सवालों का है, राइट। मिनिमम टारगेट आपका 25,000 क्वेश्चंस का है। इसके अंदर से भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए आपकी तैयारी का कह लेंगे सोल स्ट्रेटजी है ही जस्ट एमसीक्यूज। जैसे अब आपके जो इसमें मैथ रीजनिंग का जो सेगमेंट है, मैथ रीजनिंग के अलावा इसके अंदर आपका जो साइंस रीजनिंग का सेगमेंट है, इन दोनों सेगमेंट्स के अंदर आपको लंबी चौड़ी बुक्स को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ना आपको लेक्चर सुनने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ आप क्या करें, सारे के सारे इनके पास पेपर्स कर लें, एग्जाम आपका इंशाल्लाह अटेम्प्ट हो जाएगा। तो साइंस और मैथ रीजनिंग के लिए पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज कर लें। अभी हमने जितने भी पास्ट पेपर्स हैं साइंस रीजनिंग के, मैथ रीजनिंग के, हमने उनको अपने सिस्टम में एंटर करना रिसेंटली स्टार्ट किया हुआ है। इंशाल्लाह विद इन 1 to 2 वीक्स वो क्वेश्चंस आपको सारे के सारे हमारे स्टूडेंट पैनल में अवेलेबल भी हो जाएंगे और टॉपिक वाइज सॉर्ट करके हम आपको दे देंगे और ईयर वाइज सॉर्ट करके दे देंगे आपको, राइट। ऑलराइट, पर मिनिमम टारगेट आपका जो 25,000 एमसीक्यू सॉल्व करने का। और उसके बाद फिर देखें कि आप लोगों ने एक और अप्रोच फॉलो करनी है और वो ये है कि आप लोगों ने जब भी कभी किसी एमसीक्यू को अटेम्प्ट करना है और वो एमसीक्यू अगर आपका गलत होता है तो आपने उसकी रीजनिंग पे जाना है कि मेरा ये एमसीक्यू क्यों गलत हुआ है। क्या मैंने बुक को सही नहीं पढ़ा था, या मैंने सवाल को ध्यान से नहीं पढ़ा स्टेटमेंट को, या मैंने चारों ऑप्शंस को नहीं पढ़ा, या मैंने पढ़ा था उसको अच्छे तरीके से समझा नहीं, या मेरा कॉन्सेप्ट इसके अंदर वीक था, वट एवर द रीजन इज। तो जब भी आपका कभी कोई एमसीक्यू गलत हो आप उसकी रीजनिंग पे जरूर जाइए, मेरा क्वेश्चन क्यों गलत हुआ है। तो आप एक तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड भी सीखिए और इसके अलावा आप ये भी सोचें कि यार इस तरह की गलती मेरे साथ इस क्वेश्चन में हुई है तो ये और भी बहुत सारे क्वेश्चंस में हो सकती है, तो मैंने अपनी स्टडी स्ट्रेटजी को कैसे चेंज करना है कि आइंदा मेरे से इस तरह की गलती ना हो, राइट। तो हर गलती के नतीजे में आप ना सिर्फ उस सवाल के से लर्निंग लें बल्कि आप अपनी ओवरऑल अप्रोच सही करें, अपनी किताब पढ़ने की अप्रोच, अपनी सवाल पढ़ने की अप्रोच, सवाल अटेम्प्ट करने की अप्रोच। सो जो भी रीजनिंग है ना, आपकी जो क्वेश्चन रॉन्ग होने की जो भी बैक एंड पे रीजन है, राइट, उस रीजन को जरूर एड्रेस करें। इस तरह से आप एक गलती करेंगे और शायद आप सैकड़ों गलतियां एक गलती की मदद से अवॉइड करना सीख जाएंगे, राइट। तो ये एक बड़ी पावरफुल स्ट्रेटजी होती है। उसके बाद फिर एक और अहम बात यह है कि जब आप प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे होंगे तो आप लोगों ने जो जो भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं उनको आपने मार्क कर लेना है। हर वो सवाल जो कि आपको जरा सा भी लगता है कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है, आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें लेकिन आप उसको निशानी लगा लें, यार ये सवाल मुझे कंफ्यूज कर रहा है, बाद में इसको मैंने जरूर देखना है कि ये इसकी एक्चुअली इसका आंसर निकलना कैसे है, राइट। तो वैसे भी हमने अपने स्टूडेंट पैनल के अंदर भी क्वेश्चंस को मार्क करने का ऑप्शन दिया हुआ है, मार्क क्वेश्चन को अलग से बाद में निकाल भी सकते हैं। उसके बाद फिर एक और अहम तरीन बात वो ये है कि आपने एकेयू के सारे पास क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करना है। इस वक्त अगर आप मेरे से ये पूछे ना कि सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, पहली अहम तरीन चीज क्या है अगर हमने एकेयू में एडमिशन लेना है, मेरा आंसर होगा सारे पास क्वेश्चंस विद रीजनिंग कर लो, राइट। सारे पास क्वेश्चंस 27 इयर्स के पास क्वेश्चंस कर, सबसे अहम तरीन काम इस वक्त करने वाला ये है। अब आप मेरे से ये पूछेंगे कि सर इसके अलावा जो दूसरा अहम तरीन काम है वो कौन सा है। मैं कहूंगा कि दूसरा अहम तरीन काम ये है कि आप एमसीक्यूज की मदद से अपनी टेक्स्ट बुक को समझो, क्योंकि टेक्स्ट बुक को आपने ऑलरेडी काफी दफा पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप एक दफा और पढ़ लेंगे शायद ये चीज इतनी हेल्प नहीं करेगी, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप एमसीक्यूज की मदद से टेक्स्ट बुक को पढ़ लो,
राइट। तो इसका तरीकाकार यही होगा कि आप टेस्ट दो, हर टॉपिक के टेस्ट दो, और टेस्ट में जो गलतियां होती हैं उनके लिए टेक्स्ट बुक को कंसल्ट करो। तो सवालों की मदद से किताब को पढ़ना, ये एक्टिव लर्निंग होती है। तो ये दो काम आप कर लो, इंशाल्लाह आपकी जो सक्सेस है, अगर आप केपेबल हैं, कोर्स इन दो कामों के जरिए आप अपनी सक्सेस को यकीनी बना सकते हैं, राइट। ओके, और ऑफ कोर्स ये दो काम कर भी वही बच्चे पाएंगे, लाइक जैसे सारे पास क्वेश्चंस को करना, इसके अलावा 25,000 हमारे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, ये उसी बच्चे का काम होगा जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा है। हर बच्चा ये कर भी नहीं सकता। ओके, तो लेकिन अगर आप ये बेंचमार्क अचीव कर लेते हैं तो इंशाल्लाह सक्सेस विल बी योर फेट। उसके बाद फिर एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो ये भी है कि अब आप अपने एग्जाम के करीब से करीब तक चले जा रहे हैं। तो इसके अंदर अब आपने क्या करना है, आपने अपनी जो टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज हैं इनको भी फाइन ट्यून करना स्टार्ट कर देना। इनको फाइन ट्यून करने से क्या मुराद है, आप लोग ये डिटरमिन करें कि आपने सब्जेक्ट्स को किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है, राइट। उसके बाद फिर आपने हर सब्जेक्ट को आप अलग अलग देखें कि किस किस सब्जेक्ट के लिए आपकी ओवरऑल अप्रोच क्या होगी। पूरे एग्जाम में आपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, अगर सवाल बहुत आसान है या मीडियम डिफिकल्टी है उसकी या हाई डिफिकल्टी है, उसको आपने कैसे कैसे टैकल करना है, किस तरह से आपने यकीनी बनाना है कि आपका पूरा पेपर पूरे टाइम में खत्म हो जाएगा, किस तरह से आपने पेपर यकीनी बनाना है कि आप बहुत जल्दी पेपर को अटेम्प्ट नहीं करेंगे और सिली मिस्टेक्स कमिट नहीं करेंगे, और किस तरह से आपने यकीनी बनाना है कि आप इन टाइम फिनिश भी कर लेंगे। ये ना हो कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह जाए, राइट। सो आप टाइम कैसे मैनेज करेंगे, अब हर सवाल को कैसे अप्रोच करेंगे, अब हर सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करेंगे, अब सब्जेक्ट्स को किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करेंगे, तो ये सारी की सारी चीजें जो फाइन ट्यून होने वाली, राइट। सो अभी से आप इनको फाइन ट्यून करना स्टार्ट कर दें। ऑलराइट, इसके अलावा अभी मैं ये भी जरूर कहूंगा कि अवॉइड स्ट्रेसर्स। इन दोनों में जो स्ट्रेस है उसको अवॉइड करें, लर्न टू स्टे रिलैक्स्ड एंड कॉन्फिडेंट, राइट। सो डोंट गेट कॉट अप विद व्हाट योर पीयर्स आर डूइंग, और एंड जो डिफरेंट जो आप कह लें कि इंटरनेट पे जो पोस्ट हैं, जो फोरम्स वगैरह हैं, उनको पढ़ के बच्चे वक्तन फक्तन डिस्टर्ब हुए रहते हैं, राइट। सो आप दूसरों को देख के तैयारी ना करें, आप खुद से सिर्फ और सिर्फ अगर देखना है आपने किसी चीज को, वो एग्जाम को देखें, एग्जाम के पास क्वेश्चंस को देखें, एग्जाम के ट्रेंड्स को देखें, और अपने आप को देखें कि यार मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये रिक्वायरमेंट है। देखें पास्ट क्वेश्चंस आपको एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट बता रहे हैं, राइट। खुद आप अपने गिरबान में झांक के देखें कि आप कहाँ पे खड़े हैं, ये आपको नजर आ यार मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, एग्जाम यहाँ पे खड़ा है, बस आप अपने आप को देखें कि मैंने एग्जाम तक कैसे लेके जाना है, राइट। सो आपके इर्द गिर्द लोग क्या कर रहे हैं, सारे क्या कर रहे हैं, यू डोंट नीड टू इवन केयर अबाउट दैट, ठीक है। आपको क्या जरूरत है कि आप ये देखते रहे वो ये कर रहे हैं तो मैं भी ये कर लूं, भाई आप हो वो है, ठीक है। बेस्ट स्ट्रेटजी वो होगी जो खुद आप अपने लिए तश्कील दे, राइट, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देख के और एग्जाम की रिक्वायरमेंट को देख के, बस आपने अपने आप को एग्जाम के साथ कैलिब्रेट करना है इन रिमेनिंग 55 डेज। और उसके बाद फिर टिप नंबर 10 ये भी है कि यूज topgrade.pk वाइजली, क्योंकि जितना कंटेंट हमने दिया हुआ है AKU के एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए, उस कंटेंट के लिए तकरीबन ओवरऑल जो है वो डेली आप 8 घंटे लगाएं तो 100 डेज लगेंगे, राइट। तो इसका मतलब ये है कि topgrade.pk का भी सारा कंटेंट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जब हमने इस कंप्यूटर प्रोग्राम को राइट किया था उसके अंदर हमने इसी चीज का ख्याल रखा था कि फ्रॉम टाइम टू टाइम जो बच्चे की रिक्वायरमेंट्स है वो चेंज होती रहती है फॉर सेक ऑफ एग्जाम प्रेपरेशन। तो हमने इसको फ्लेक्सिबल रखा है कि एक ऐसा बच्चा जो कि फर्स्ट ईयर में से ही तैयारी करना शुरू करना चाहता है एंट्री टेस्ट की, उसको भी टॉप ग्रेड फायदा दे, और एक ऐसा बच्चा जो आखिरी हफ्ते में तैयारी करना चाहता है उसको भी फायदा दे। तो अभी 55 दिन है, तो इन 55 दिनों में टॉप ग्रेड को बेस्ट यूज करने का तरीकाकार क्या है, इसका तरीकाकार यह है, एक तो आप यहाँ वहां से पास क्वेश्चंस को देखें, नंबर 2 पे आप इसका जो क्वेश्चन बैंक का पूरा उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, और इसके अलावा फास्ट रिवीजन नोट्स को जरूर देखें। आप फास्ट रिवीजन नोट्स को जरूर देखें। अगर आपने टेक्स्ट बुक से चैप्टर को रिवाइज करना है, हो सकता है वो आपके 5-6 घंटे ले जाए, लेकिन अगर आपने फास्ट रिवीजन नोट्स की मदद से चैप्टर को रिवाइज करना है, हो सकता है कि वो आपको आधे पौने घंटे में 1 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज करा दे, राइट। तो फास्ट रिवीजन नोट्स जो है इनको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। सो ये जो डेज रिमेनिंग है इसमें क्वेश्चन बैंक और फास्ट रिवीजन नोट्स, ये दो मेजर मॉड्यूल हैं जो यूज करने वाले हैं। लास्ट डेज पे जाके FLPBs यूज करेंगे, वीडियो लेक्चर्स को आप साइड बाय साइड यूज ना करें। हाँ, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, आप पास क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, या आप जो है वो क्वेश्चन बैंक के रैंडम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, आपके प्रोजेक्टाइल मोशन में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब आपको पता है यार प्रोजेक्टाइल मोशन मेरा वीक है, अब इसका वीडियो लेक्चर सुन लो, सारे वीडियो लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं है। ये बच्चे बहुत ज्यादा मेरे से क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि सर हम वीडियो लेक्चर्स के बगैर किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वीडियो लेक्चर्स के बगैर बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन देखिए आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपके सवाल सही हो,
अगर आप बगैर किताब पढ़े, राइट, किसी भी अगर आपके सवाल किसी टॉपिक से सही हो रहे हैं, आपको मे बी उस टॉपिक को मजीद कहीं से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अब अगर एक क्वेश्चन है, आपने एक टेस्ट अटेम्प्ट किया है 50 क्वेश्चंस का, उसमें से आपके 30 गलत हो गए हैं, 25 गलत हो गए हैं, इसका मतलब ये है कि वो टॉपिक आपका बहुत वीक है। अगर वीक है तो उसके लिए आप बुक को पढ़ लो, उससे काम चलता है, वेल एंड गुड। नहीं तो रिवीजन नोट्स को देख लो, उससे भी नहीं काम चलता, फिर आप वीडियो लेक्चर को सुन लो। लेकिन मकसद ये है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं सारे के सारे वो सही होने चाहिए, राइट। सो आप ये भी कर सकते हो, किसी भी टॉपिक के बारे में आप टेस्टर लगाना चाहते हो, आप ये टेस्टर इस तरह से भी लगा सकते हो कि आप पहले एक रैंडम टेस्ट क्रिएट करो 10-15 सवालों का, उसमें देखो कि आप कैसा परफॉर्म करते हो। परफॉर्मेंस अच्छी है तो बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर लो। अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हो, फिर आप उसके लिए जो वो पहले तैयारी कर लो, बुक वगैरह को पढ़ लो, लेक्चर सुन लो, फिर आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो एंड सो ऑन। ऑलराइट, तो ये मैंने आपको ओवरऑल बता दिया है कि आखिरी दिनों में आपने एकेयू के एंट्री टेस्ट की तैयारी जो है वो कैसे करनी है, राइट। उसके बाद फिर अप्रोचेस हैं फॉर बेटर एमसीक्यू सॉल्विंग व्हाइल टेकिंग एकेयू एंट्री टेस्ट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि एकेयू के इम्तिहान देते हुए आप लोगों ने एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना कैसे, या किन किन असूलों का फॉलो करेंगे आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। इसमें पहली अप्रोच मैं आपको बताता हूँ वो ये है कि बी प्रिपेयर्ड टू रीड फास्ट एंड थिंक ऑन योर ओन फीट। सबसे पहले आप ये ज़हनी तौर पे सोच लें कि यार मैंने तेजी से पढ़ना है और मैंने अपने बलबूते पे सोचना है। अगर एग्जाम में बैठे बैठे जरा सा भी आपके माइंड में ये डाउट आ जाए ना कि मैंने किसी से पूछ के, किससे हेल्प लेके कर सकता हूँ, राइट, सो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन की अपनी जो वर्किंग है वो आधी रह जाती है। आपने ये अपने दिमाग में रखना ही नहीं है, ठीक है। और आप अपने दिमाग को कमांड भी दे देंगे भाई अब तेज पढ़ना है और तेज सोचना है और अपने बलबूते के ऊपर सवालों को अटेम्प्ट करना है। सो पहले नंबर पे तो ये तैयारी कर लें। दूसरी अप्रोच क्या है, ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान। बैकअप प्लान से क्या मुराद है कि किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए मल्टीपल अप्रोचेज हो सकती है, राइट। अब जैसे कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको अप्रोचेज बताता हूँ। सबसे पहले प्लान ए है, आप स्टेटमेंट को पढ़ें, पढ़ के उसको समझें, रीड द स्टेटमेंट, अंडरस्टैंड इट, और उसको सॉल्व कर लें। सो सॉल्व द क्वेश्चन एंड एंटिसिपेट द आंसर। और अगर आपने सिर्फ स्टेटमेंट को पढ़ के सॉल्व किया, आंसर भी निकाल लिया, अब आपने उस आंसर को ऑप्शंस के अंदर ढूंढा और वो मिल भी गया, तो 99% चांस है आपका ये वाला जो सवाल है ये ठीक हो। तो ये पहली अप्रोच है। पहली अप्रोच मैंने क्या पढ़ी बताइए आप लोगों को। प्लान ए मैंने आपको ये बताया है कि आप लोग स्टेटमेंट को पढ़ें और उसको सॉल्व करें, और सॉल्व करके आंसर निकाल के आप जो आंसर को लोकेट करें और पिक कर लें, लोकेट द आंसर एंड पिक इट। ये पहली अप्रोच है, प्लान ए। फर्स्ट करें कि आपने स्टेटमेंट पढ़ी, आपको समझ में नहीं आई, अब आप क्या करेंगे। अब स्टेटमेंट को समझने के लिए आप जो पॉसिबल आंसर्स नीचे गिवन है इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शंस, आप उनको पढ़ेंगे। सो अब आप क्या कर सकते हैं, आपने स्टेटमेंट पढ़ी, आपको समझ में नहीं आई, ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ी समझ में नहीं आई, अब आप ऑप्शंस को पढ़ें, दोबारा स्टेटमेंट को पढ़ें। अब स्टेटमेंट समझ में आ जाएगी, तो अब क्या कर सकते हैं आप लोग, अब स्टेटमेंट को दोबारा समझ के अब उसको सॉल्व करें और आंसर को अटेम्प्ट कर दें। ओके, अगर फर्स्ट करें कि इस तरीके से भी काम नहीं चलता आपका, ठीक है, ऑप्शंस को पढ़ने के बाद भी आपका काम नहीं चलता, तो अब आप लोग क्या कर सकते हैं, प्लान सी क्या है, अब आप क्वेश्चन को बैक सॉल्व कर सकते हैं। बैक सॉल्व करने से मुराद ये है कि आप हर ऑप्शन को स्टेटमेंट समझें और जो स्टेटमेंट है उसको पक्का आंसर समझें। समझ रहे हैं मेरी बात, कि आप हर ऑप्शन को स्टेटमेंट समझें अलग अलग, और जो स्टेटमेंट है उसको पक्का आंसर समझें कि यार इस स्टेटमेंट के लिए जो ये जो ऑप्शन है जो कि जिसको हमने स्टेटमेंट अज्यूम किया है, और स्टेटमेंट का पक्का आंसर समझ लें, अब क्वेश्चन को बैक सॉल्व कर लें। अब देखेंगे किस ऑप्शन के लिए आपकी जो स्टेटमेंट है सबसे ज्यादा वैलिड है, राइट। सो एक होता है कि स्टेटमेंट से ऑप्शंस की तरफ आना, एक होता है कि ऑप्शन से स्टेटमेंट की तरफ जाना। तो बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं जब हम ऑप्शन से स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं तो इससे भी सॉल्व हो जाते हैं। तो ये है बैक सॉल्व स्ट्रेटजी, ठीक है, बैक सॉल्व कर लें। अगर फर्स्ट करें ये प्लान सी भी वर्क नहीं करता, प्लान ए पे काम किया, इट डिडंट वर्क, बी ने वर्क नहीं किया, सी ने वर्क नहीं किया, अब आप प्लान डी पे चले जाएंगे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। प्लान डी क्या है, अब आप एजुकेटेड गैस लगाएंगे। एजुकेटेड गैस कैसे लगाना है, रैंडम गैस में और एजुकेटेड गैस में फर्क होता है। तो एजुकेटेड गैस कैसे लगाना है ये अभी थोड़ी देर में मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल से बता देता हूँ। सो थर्ड अप्रोच क्या है, रीड ऑल द 4 or 5 ऑप्शंस बिफोर पिकिंग द राइट आंसर ऑन योर एग्जाम। कि जब भी कभी आपने अपने एग्जाम में आंसर को पिक करना है, फर्स्ट करें आपने स्टेटमेंट पढ़ी, आपने ऑप्शन ए पढ़ा या बी पढ़ा, आपको लगा यार यही इसका जवाब है, तो आपने ए या बी को फौरी तौर पे पिक नहीं करना। आपने चारों या पांचों ऑप्शंस को पढ़ना है,
पढ़ के फिर आपने पिक करना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में कमांड दी गई होती है चूज द सिंगल बेस्ट आंसर, चूज द सिंगल बेस्ट आंसर। और कई दफा ए या बी जो है ये गुड आंसर्स होते हैं लेकिन बेस्ट नहीं होते, ठीक है। सो आपने बेस्ट को पिक करना है। मिसाल के तौर पे जैसे प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन, ए ऑप्शन इज मैटर, बी ऑप्शन इज एलिमेंट, सी ऑप्शन इज एटम, डी ऑप्शन इज न्यूक्लियस। अब देखिए कि पहले वाले तीनों ऑप्शन सही है, वो गुड ऑप्शंस हैं, लेकिन न्यूक्लियस इसका बेस्ट रिस्पॉन्स है, ये आपके कॉन्सेप्ट से आपको पता है। तो अगर आपने फर्स्ट करें कि चारों ऑप्शन को पढ़ा ही ना होता तो आप पहले पिक कर देते, राइट। सो दिस वुड बी अ सिली अप्रोच। तो हमेशा मेरी बात याद रखना कि आपको सही जवाब मिल भी क्या है ना ए या बी सी के अंदर, फिर भी आपने सारे ऑप्शंस को पढ़ना है और फिर ही आपने सही जवाब को पिक करना है। इस चीज की आप अभी से हैबिट बना लें कि सारे क्वेश्चन को आपने सारे ऑप्शन को पढ़ के फिर आपने आंसर को पिक करना है। फिर नेक्स्ट अप्रोच क्या है हमारी कि पिक द राइट आंसर इन द राइट स्पॉट। बड़ी दफा बच्चे क्या करते हैं, जैसे एकेयू का टेस्ट पेपर बेस होता है तो उसके अंदर बच्चे ये भी करते हैं कि जो बबल शीट उनको दी जाती है वो क्वेश्चन नंबर 21 का को खाली छोड़ देते हैं, 22 का आंसर 21 के सामने, 23 का आंसर 22 के सामने, और इस तरह पूरे का पूरा कॉलम शिफ्ट कर देते हैं, राइट। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर होता है, हर साल सैकड़ों बच्चे ब्लंडर मारते हैं। तो आप लोगों ने अपना रिफ्लेक्स बनाना है अभी से कि क्वेश्चन का नंबर और बबल शीट के ऊपर जो आंसर है जहां पे आप आंसर फिल करने लगे उसका नंबर आपने हमेशा मैच करना है। 23 दिमाग में हमेशा सोचे, इसके ऊपर एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन दिमाग में हमेशा सोचे कि आपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो क्वेश्चन नंबर है और आंसर शीट का जो क्वेश्चन नंबर है इनको आपने हमेशा मैच करके फिर आपने उसको फिल करना है, राइट। सो यू हैव टू लर्न टू पिक द आंसर इन द राइट स्पॉट। सो एट द एंड ऑफ द डे टास्क ये है कि राइट आंसर राइट स्पॉट में पिक करना है, ठीक है। कई दफा बच्चे सवाल को सही पूरा टाइम समझ के सही हल करके सिर्फ जवाब गलत जगह पे फिल कर देते हैं जिससे उनका सवाल गलत हो जाता है, राइट। सो दिस इज नॉट वाइज। फिर अप्रोच नंबर 5 क्या है, चेंज आंसर इफ यू हैव अ रीजन फॉर डूइंग दिस। तो एग्जाम समटाइम्स वो आंसर चेंज करना भी अलाउ करता है अगर लेड पेन से फिलिंग वगैरह हो रही हो, या अब पेपर बेस्ड टेस्ट के अंदर आप कई दफा फाइनल पेपर नहीं भी अटेम्प्ट करते, आप एक क्वेश्चन पढ़ा, आपको जो बेस्ट आंसर लगा आपने अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही मार्क कर लिया ये जवाब है, ठीक है, फिर आप आगे चले गए। तो बाद में जब आप दोबारा उस क्वेश्चन पे आते हो तो अब आप सोचते हो यार मैं यही जवाब लगाऊं या मैं कोई और लगाऊं। तो इसमें मेरी बात एक याद रखना कि अक्सर आपका जो पहला गैस होता है ये ठीक होता है। रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि 52% ऑफ द टाइम्स जो पहला आपने आंसर सोचा होता है वो सही होता है, ठीक है। अब आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर हम अपना आंसर चेंज करें या ना करें। इसका आंसर ये है, अगर तो आपने रैंडमली चेंज करना है, अब बस आपका दिल कर रहा है यार मैं एक ही बजाय सी लगा दूं, तो फिर चेंज ना करें। लेकिन अगर आपको लग रहा है ओहो यार ये तो मैंने फॉर्मूला गलत लगा दिया, ये तो मैंने स्टेटमेंट में ये लफ्ज तो पढ़ा ही नहीं था, या ये ऑप्शन मैंने पढ़ा ही नहीं था, तो अगर आपको कोई रीजन मिल जाती है आंसर चेंज करने की फिर चेंज करें, नहीं तो पहला आंसर अपना चेंज ना करें, राइट। तो इसलिए मैंने लिखा कि योर फर्स्ट हंच इज यूजुअली करेक्ट बट इट इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। हमेशा सही नहीं होता, अक्सर सही होता है, राइट। सो वंस अगेन अपना आंसर तब चेंज करें अगर आपका चेंज करने की कोई ना कोई सॉलिड रीजन भी है, ऑलराइट। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मेक श्योर दैट यू आर आंसरिंग क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड नॉट द वन यू एक्सपेक्टेड। कि अब देखिए आप लोगों ने चूंकि अपनी प्रेपरेटरी फेज में बहुत सारे एमसीक्यूज जो है वो उनकी प्रैक्टिस की हुई होती है और हर टॉपिक को लेके आपके दिमाग में एक बायस बनी होती है यार ये वाला सवाल है एग्जाम के अंदर आ रहा है, राइट। तो रियल एग्जाम में बच्चों टीचर्स को पता होता है कि बच्चे हैबिचुअली ऐसे सोचते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे देते हैं। तो सवाल पढ़ के आप अपने दिमाग में और सवाल सोच रहे होते हैं, क्वेश्चन राइटर ने क्वेश्चन को बिल्कुल डिफरेंट बनाया होता है और स्टेटमेंट या ऑप्शंस को चेंज करके, राइट। तो भाई जो सवाल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आएगा, आपने उसको आंसर नहीं करना, बल्कि जो सवाल दिया गया है पेपर में आपने उसको आंसर करना है। सो मैं इसके लिए बेस्ट एडवाइस ये दूंगा कि बजाय कि आप अपनी सोच सोचें, लर्न टू थिंक इन टर्म्स ऑफ द क्वेश्चन राइटर। आप जो एग्जामिनर है उसकी टर्म्स में सोचना सीखिए। फिर अप्रोच नंबर 7 क्या है, डोंट लीव एनी क्वेश्चन अनआंसर्ड। इवन वो सेक्शंस आपके एकेयू के पेपर के जिनके नेगेटिव मार्किंग भी है फिर भी आप क्वेश्चंस को अनआंसर्ड ना छोड़ें। मैं लंबी छोटी डिटेल में तो नहीं जाता, लेकिन स्टैटिस्टिकली अगर आप 4 सवालों के रैंडम गेस भी लगा दें, उनमें से आपका एक भी सही हो जाए और 3 गलत भी हो जाए, फिर भी आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं, बजाय कि आप 4 सवाल खाली छोड़ दें, ठीक है। स्टैट्स ये बताती है या प्रोबेबिलिटी ये बताती है हमें कि सवालों को खाली छोड़ना हमेशा नंबर लूज करवाता है और सवालों को अटेम्प्ट करने से हमेशा नेट गेन होता है, राइट। सो क्वेश्चंस को इवन नेगेटिव मार्किंग से डर के भी अनआंसर्ड आपने नहीं छोड़ना, सारे सवाल अटेम्प्ट करने आप लोगों ने। उसके बाद फिर
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सॉरी नेक्स्ट जो अप्रोच हमारे पास वो क्या है, नेक्स्ट है इन क्वेश्चंस विद ऑल ऑफ दीज ऑप्शन, वेदर एनी ऑफ, ठीक है, इन क्वेश्चंस विद, ये मैं आपके सामने पूरी स्क्रीन लेके आता हूं, होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल, कि इन क्वेश्चंस विद ऑल ऑफ दीज ऑप्शन चेक वेदर एनी ऑफ अदर 3 ऑप्शंस इज इनकरेक्ट, ठीक है, एंड इन क्वेश्चंस विद नन ऑफ दीज ऑप्शंस चेक वेदर एनी ऑफ अदर 3 ऑप्शंस इज करेक्ट। अब देखिए अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसके अंदर ऑल ऑफ दीज का एक ऑप्शन है, अब आप लोग क्या करेंगे, अब ये देखेंगे कि बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं क्या उनमें से एक भी गलत है। अगर आपको बाकी तीनों ऑप्शंस में से एक भी गलत ऑप्शन मिल जाता है, इसका मतलब क्या होगा, ऑल ऑफ दीज भी निकल गया और वो वाला एक जो गलत वाला वो भी निकल गया, अब बाकी 2 रह जाएंगे। फॉर एग्जांपल डी ऑल ऑफ दीज है, आपको लगा कि बी गलत है, इसका मतलब बी और डी दोनों गए, ऑटोमेटिकली अब ए और सी में से आप पिक करेंगे। तो इस तरीके से, इसी तरीके से नन ऑफ दीज में आप ये देखें कि क्या कोई भी ऑप्शन जो है वो ओवरऑल करेक्ट है। नन, अगर कोई भी ऑप्शन नन ऑफ दीज में से करेक्ट है, इसका मतलब यह कि नन ऑफ दीज और वो जो करेक्ट वो निकल जाएंगे, अल्टीमेटली बाकी में से आंसर आप चूज कर लेंगे एंड सो ऑन। जैसे ये क्वेश्चन आप ये देखिए, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, अब देखिए ऑक्सीडेशन इज, ए ऑप्शन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बी ऑप्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सी ऑप्शन इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। अब इसमें देखिए कि हम देखते हैं कि इन तीनों स्टेटमेंट्स में से हमें, हम जो पहली 3 स्टेटमेंट्स हैं ए बी सी, हम इन तीनों में से देखते हैं हमें आपको ऑब्वियसली गलत स्टेटमेंट हमें मिल रही है। तो इसके अंदर अगर आप गौर करें, जैसे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये हमें स्ट्रेट अवे गलत स्टेटमेंट है ये वाली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि ऑक्सीडेशन जो है बेसिकली ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होती है, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, राइट। सो अगर बी गलत है इसका मतलब डी क्या, डी गया। अब रह गया ए और सी, इन दोनों में से ऑफ कोर्स आप सोच के आंसर को ज्यादा आसानी से पिक कर सकते हैं। अगर चारों में से आपने पिक करना था, आपकी क्वेश्चन की सही होने की चांसेस थे 25%, आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया, आपके चांसेस हो जाएंगे कितने, एक ऑप्शन एलिमिनेट करने के आपके चांसेस हो जाएंगे 33%, राइट। अगर 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर लेंगे, आपके सही होने के चांसेस हो जाएंगे 50%, राइट। तो अगर आपने जैसे 2 ऑप्शन एलिमिनेट किए, अब बाकी 2 में से अगर आप गेस भी करेंगे 50% चांस है आपका सवाल सही होगा, राइट। सो इस तरह से आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं एंड सो ऑन। इसका बेस्ट रिस्पांस जो होगा ऑफ कोर्स दैट विल बी द अल्फा। ओके, अब अप्रोच नंबर 9 क्या है? अच्छा, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट अप्रोच है खास तौर पे एकेयू के पेपर के लिए, राइट। तो इसमें क्या है, रीडिंग द लास्ट लाइन इन क्वेश्चंस विद लॉन्ग स्टेटमेंट माइट बी हेल्पफुल, ठीक है। तो इसमें आपके पास खास तौर पे जैसे जनरल मैथ के क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिजिक्स के कुछ लेंथी क्वेश्चंस आ रहे हैं लंबी लंबी स्टेटमेंट्स वाले, या इसी तरह से साइंस रीजनिंग के अंदर पूरे लंबे चौड़े पैराग्राफ्स के बाद वो क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं। तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है, आप कोशिश करें कि अगर से साइंस रीजनिंग है, उसके एंड पे जो पहले पैराग्राफ भी पढ़ने से पहले आप आखिरी क्वेश्चंस को पहले पढ़ लें। इसी तरीके से जो अगर कोई भी क्वेश्चन है जो कि बहुत लंबी जिसकी स्टेटमेंट है, या जिसके पीछे बैकएंड पे बहुत लॉन्गर पैराग्राफ है, आप उससे पहले लास्ट लाइन को पढ़ लें और क्वेश्चंस को पढ़ लें, राइट। सो रीडिंग द लास्ट लाइन इन क्वेश्चंस विद लॉन्ग स्टेटमेंट और वेरी लॉन्ग स्टेटमेंट माइट बी हेल्पफुल। अब देखना, जैसे ये एक क्वेश्चन आपके सामने है, ये चीज आपको कैसे हेल्प करती है मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। यू लुक एट दिस क्वेश्चन, देखिए कितना लेंथी ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ, आप हाईली रिजिड क्यूबिकल ब्लॉक फला 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 लंबा चौड़ा मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और एंड पे पूछा क्या है उसने, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अगर मैं लास्ट लाइन को पहले पढ़ लेता हूँ, भाई टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन में पूछ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं स्ट्रेट अवे इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ते हुए, मैं यही सोचूंगा यार इसमें से मैंने टाइम पीरियड निकालना तो कैसे निकलेगा। मेक सेंस? तो इस तरह से जब भी कभी बहुत लंबी स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस आए, ठीक है, हमेशा लास्ट लाइन को पहले पढ़ लो। इससे ये होता है कि आपको पूरे का पूरा पैराग्राफ पढ़ने का क्लियर मकसद मिल जाता है। अदरवाइज क्या होगा, आप पहली दफा पूरे सवाल को पढ़ोगे, एंड पे आके इसको पढ़ोगे, आप पूरे पैराग्राफ को दोबारा फिर पढ़ोगे, राइट। तो इस प्रोसेस में आपका टाइम वेस्ट होगा। याद रखना, एंट्री टेस्ट के अंदर खूबसूरती ये है कि आपने सही जवाब देना नहीं है, सही जवाब ढूंढना है, ठीक है। वो आप जैसे मर्जी ढूंढ लो। तो अगर आपने लास्ट लाइन को पहले पढ़ लिया, लास्ट लाइन को पहले पढ़ने के बाद अब आपको अगर लगता है हाँ आप इसको पढ़ के क्विकली आप लॉजिक की बेस पे भी सही जवाब को चूज करना चाहो, अब इवन वो भी कर सकते हो, राइट। तो लास्ट लाइन को पढ़ना इट इज हेल्पफुल।
उसके बाद भी देखें कि चेकिंग डायमेंशंस इन फिजिक्स पोर्शन इट माइट बी हेल्पफुल। ठीक है, अब अगर फर्स्ट करें कि अब जैसे ये यही क्वेश्चन है हमारे पास, ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एंड पे पूछा क्या गया है, हमसे टाइम पीरियड पूछा गया है। अगर मैं टाइम पीरियड को एग्जैक्टली नाम ही निकालूं, सिर्फ मैं ये देख लूं कि टाइम पीरियड की जो डिमेंशंस हैं, जो टाइम पीरियड की डिमेंशंस हैं, उनको इनमें से किसकी डिमेंशन उसके साथ मैच करती है, राइट। तो इसके अंदर आप देखो कि अब ये देखो उसी क्वेश्चन के अंदर सारे के सारे ऑप्शंस के डिमेंशन निकाल लिए। जब सारे ऑप्शंस के डिमेंशन निकाल लिए तो इससे हमें क्लियरली समझ में आ रही है इसके अंदर जो डेल्टा है दैट इज द बेस्ट रिस्पांस। सो कैलकुलेटिंग, देखिए हमने सीधे तरीके से सवाल को हल नहीं किया, बल्कि हमने सिर्फ और सिर्फ डिमेंशन के थ्रू क्वेश्चन को हमने हल कर लिया, राइट। सो दिस इज अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये मैंने आपको बता दिया बेटर एमसीक्यू सॉल्विंग के लिए आप कौन कौन सी टिप्स जो टेक्निक्स है वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात मैं आपको और भी बताना चाहूंगा कि आपने अपनी टाइम को कैसे मैनेज करना है। आपने 3 साइकिल्स के अंदर पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। पहले साइकिल में आपने इजी सवाल सारे कर देने हैं, जो भी सवाल आपके 40 सेकंड से ज्यादा टाइम ले उसको एक दफा अटेम्प्ट छोड़ दें, या अगर कोई ऐसा लंबा सवाल है जो बहुत लेंथी स्टेटमेंट वाला है उसको पढ़े बगैर छोड़ के एक दफा आगे चले जाए, ताकि जो सवाल आपको पक्के आते हैं बड़ी जल्दी से बस आप उनके नंबर ले लें। फिर जितना टाइम बच जाएगा अब आप रिमेनिंग क्वेश्चंस के ऊपर लगाएं। अब सेकंड और थर्ड टाइम पूरे पेपर में से दोबारा थ्रू हो जाए। सो फर्स्ट टाइम पूरा पेपर अटेम्प्ट करें जल्दी से, फिर सेकंड और थर्ड टाइम जो सवाल रह जाएंगे आप उनको अटेम्प्ट करें। एक गलती नहीं करनी आप लोगों ने, फर्स्ट टाइम पेपर अटेम्प्ट करते हुए आपने किसी भी सवाल पे 40 सेकंड से ज्यादा कभी भी नहीं लगाने। पहले गो के अंदर 40 सेकंड से ज्यादा कभी भी नहीं लगाने इन फर्स्ट गो। हाँ, सेकंड और थर्ड गो के अंदर ऑफ कोर्स आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम होगा, आपने टाइम काफी सारा बचाया हुआ होगा, अब आप लगा सकते हो एंड सो ऑन। अब एजुकेटेड गेस लगाने के लिए कौन सी टिप्स हैं, उसके लिए क्विकली मैं आपको टिप्स दे देता हूं कि अगर आपको कभी गेसिंग करनी पड़े, वैसे गेसिंग हम पसंद नहीं करते, लेकिन अगर फर्स्ट में किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो उसको खाली छोड़ने से बेहतर आप गेसिंग के जरिए या एजुकेटेड गेसिंग के जरिए आप गेस लगा दें। तो अगर 2 रिस्पॉन्सेज आपको इक्वली करेक्ट लग रहे हैं, ठीक है, तो उनमें से देखें, अगर 2 ऑप्शन लगे दोनों, ये तो दोनों ऑप्शन सही है, उनमें से आप ये देखें कि यार स्टेटमेंट के साथ ज्यादा अच्छा कौन सा जा रहा है। दोनों, कई दफा ऑप्शंस अपनी अपनी जगह पे 2 बातें लिखी होती हैं, दोनों सही होती हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट के साथ मुताबिकत रखती है। कहते हैं ना जैसे सवाल चने जवाब गंदम, तो एक ऑप्शन उसमें से ऐसा होता है जो बिल्कुल सवाल होता सही है, ठीक है, जैसे गंदम भी सही है और चने भी सही है, लेकिन उनमें से स्टेटमेंट के अंदर क्या पूछा जा रहा है उसके मुताबिक आपने चूज करना, ठीक है। तो जब भी 2 ऑप्शन आपको इक्वली करेक्ट लगे, आप उसमें से ये देखें कि भाई स्टेटमेंट किसके बारे में है ज्यादा, उसको पिक करना है। उसके बाद फिर अगर अगर जो ना 3 ऑप्शन जो ना वो स्पेसिफिक है और एक ऑप्शन जनरल है, ठीक है, जैसे एक ऑप्शन है यूजुअली के साथ और 3 ऑप्शन है ऑलवेज के साथ, ठीक है, तो आप जो जनरल ऑप्शन है उसको पिक कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अगर 3 ऑप्शन है स्पेसिफिक, ठीक है, या 3 ऑप्शन है जनरल और एक ऑप्शन है स्पेसिफिक, फिर आप स्पेसिफिक को पिक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक टेक्निक है, ओके, गेसिंग टेक्निक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टिप नंबर 3 है कि चूज द लॉन्गेस्ट आंसर व्हाइल अदर्स आर मच शॉर्टर। अमूमन क्वेश्चन राइटर जब क्वेश्चन राइट करता है ना, उसकी एक मजबूरी ये होती है, ही हैज टू गिव यू समथिंग इन द क्वेश्चन सो एज टू एनेबल यू टू आंसर द क्वेश्चन। कभी भी एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि उसको कल को ये कहा जाए भाई तुमने जो जवाब दिया है ये जवाब तो सवाल की सेंस ही नहीं बना रहा। तो एग्जामिनर ने हमेशा क्लियरली आपको ऑप्शन राइट करते हुए उसमें टीआईपी टिप देनी होती है, भाई ये वाला जवाब, ठीक है। और टिप देने के चक्कर में जो एग्जामिनर्स बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं होते, वो क्या करते हैं, वो सही जवाब को थोड़ा सा लेंथी कर जाते हैं। अब इस चीज को ऑब्जर्व भी कर लेना, आमतौर पे जो बुक्स के अंदर एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करते हो, अमूमन जो थोड़ा लेंथी जवाब होता है वो सही जवाब होता है, राइट। अमूमन आमतौर पे ऐसा होता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। जैसे मैं क्वेश्चन जनरेट करता हूँ, मैं बड़े तरीके से जो सही वाला जवाब है उसको मैं मास्क करता हूँ दूसरे डिस्ट्रैक्टर्स के साथ, मैं गलत चीजों को मैं लेंथी बना देता हूँ जानबूझ, लेकिन अक्सर एग्जामिनर्स ऐसा नहीं करते। तो अगर आपने चूज करना है तो लॉन्गेस्ट आंसर को पिक करें। फिर नेक्स्ट गेस करना है। अगर आपने टिप नंबर 4 क्या है, अब देखिए कि अगर आपके पास वैल्यू पूछी गई है तो 4 फिगर्स हैं, मे बी 25, 50, 75 और 100, तो आप मिड में से किसी को चूज करें, क्योंकि एग्जामिनर्स की टेंडेंसी ये होती है अमूमन कि से अगर उनको जवाब का पहले पता होता है ना, उनको पता है यार जवाब इसका 50 है, ठीक है, वो कहेंगे चलो यार इससे नीचे एक ऑप्शन डाल दो 25, इसके ऊपर 2 ऑप्शन डाल दो 75 और 100। तो इस तरह से एग्जामिनर्स ऑप्शंस बनाते हैं। तो आपने अगर वैल्यू पिक करनी है तो मिड में से पिक करें। फिर अगर 2 सिमिलर जवाब है ना,
दो सिमिलर जवाब है, दो बातें बिल्कुल एक जैसी सी हैं, मिलती जुलती हैं, इसका मतलब ये भी होगा इन दोनों में से कोई भी जवाब नहीं। और अगर दो बिल्कुल ऑपोजिट है, मिसाल के तौर पे एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज विद टेम्परेचर एंड डिक्रीज विद टेम्परेचर, ठीक है, इसका मतलब या ठीक है, या एज वी मूव अवे फ्रॉम ऑप्टिमम टेम्परेचर एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, ठीक है। जैसे भी जब कभी दो ऑपोजिट डायरेक्शंस के अंदर ऑप्शंस होंगे ना, अमूमन उनमें से एक जवाब होता है। फिर इस तरीके से जो ऑप्शंस होते हैं, जो सही जवाब होता है ना अमूमन, वो ग्रामेटिकली कंसिस्टेंट विद द स्टेटमेंट होता है। अगर स्टेटमेंट सिंगुलर है तो ऑप्शन भी सिंगुलर है, स्टेटमेंट में प्लूरल है तो ऑप्शन भी प्लूरल है। तो ग्रामेटिकल कंसिस्टेंसी के साथ भी आप जो है वो बेहतर जवाब चूज कर सकते हैं। नंबर 7 पे चूज आंसर मोस्ट सिनोनिमस विद द कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अंदर कीवर्ड्स दिए गए होते हैं जिनको मैं अक्सर टीआईबी टिप्स का नाम बोलता हूँ, टिप्स, ठीक है। तो आपने जो स्टेटमेंट के अंदर जो कीवर्ड है उससे जो मिलते जुलते जवाब है ऑप्शंस के अंदर, आपने उसको आप दे दें, जो सिनोनिमस ज्यादा है कीवर्ड के साथ आप उसको पिक कर दें व्हेन इट कम्स टू गेसिंग। उसके बाद फिर टिप नंबर 8 क्या है, आपको 4 ऑप्शन आए हैं, 3 आपको पता है कि यार ये ऑप्शन है, एक टोटली अननोन है, तो 95% अननोन वाले जो है वो जवाब नहीं होते, ठीक है। तो आप हमेशा फेमिलियर वंस में से पिक करें, जो भी जवाब होगा कभी ना कभी वो आपके सामने से जरूर गुजरा होगा। जो अनफेमिलियर ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल भी जवाब नहीं होते, वो सिर्फ डिस्ट्रैक्टर होते हैं, आई कैचर होते हैं। एग्जामिनर बड़ी दफा समझते हैं बच्चे को कोई नई ऑप्शन दे देंगे ना, बच्चा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, मेरा नॉलेज थोड़ा है, शायद यही जवाब होगा, तो इस तरह से बच्चे उसको पिक कर देते हैं, ठीक है। हमेशा फेमिलियर में से पिक करें, अननोन को पिक ना करें। एंड चूज ऑप्शन विच साउंड्स मोस्ट लॉजिकल टू यू। आपने टॉपिक नहीं भी पढ़ा होगा, स्टिल आप सवाल को पढ़ें और अपना मंतक वहां पे अप्लाई करें, लॉजिक को अप्लाई करें, लॉजिकली अगर ये है तो ये कैसे होगा, तो लॉजिकल ग्राउंड्स के ऊपर आप सही जवाब तक पहुंच जाएं। और उसके बाद फिर अवॉइड आंसर्स विद एब्सोल्यूट्स इन देम। अब वो आंसर्स जिनके अंदर एब्सोल्यूट्स होंगे उनको अवॉइड करें। जैसे एब्सोल्यूट से क्या मुराद है, ऑलवेज, नेवर, एवरी, नन, ओनली वगैरह। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पिक द सिंगल बेस्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेक्टर्स। एक क्वेश्चन है, पिक द सिंगल बेस्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेक्टर्स। ए ऑप्शन है vectors can never be added and subtracted by simple arithmetic means. B option is vectors can always be added and subtracted by simple arithmetic means. C option is vectors can sometimes be added and subtracted by simple arithmetic means. D option is vectors can usually be added and subtracted by simple arithmetic means. अब इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर बताएं क्या होगा, राइट। सो आप क्या सोच सकते हैं इसका बेस्ट आंसर क्या होगा। मैंने 4 स्टेटमेंट्स बोली हैं, नेवर, ऑलवेज, समटाइम्स एंड यूजुअली। अब देखिए बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है, फिजिक्स की बुक में लिखा है कि वेक्टर्स कैन नॉट बी एडेड एंड सबट्रैक्टेड बाय सिंपल अरिथमेटिक मींस। और बुक के अंदर ही पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है, वहां पे उन्होंने ये लिखा हुआ है कि वेक्टर्स, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय सिंपल अरिथमेटिक मींस, एडेड एंड सबट्रैक्टेड बाय सिंपल अरिथमेटिक मींस। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि अब वो आंसर है जिसके अंदर अब इसका मतलब ये भी हुआ, देखिए कि आमतौर पे वेक्टर्स को हम ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते सिंपल अरिथमेटिक मीन से, लेकिन हम कभी कभार एक स्पेशल केस है जैसे पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर्स का, उसके केस में हम कर भी सकते हैं, ठीक है, हम उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर भी सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि अब देखिए कि इसके अंदर मैंने आपसे 4 ऑप्शन दिए थे ना आपको, कि नेवर, ऑलवेज, यूजुअली और समटाइम्स। तो मैं आपको ये बता रहा हूं एज क्वेश्चन राइटर कि एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स लिखना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसी स्टेटमेंट्स लिखना जिनके अंदर ऑलवेज, नेवर, नन जैसी चीजें हो, उनको लिखना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है। तो देखिए इसमें से अगर मैंने गेसिंग करनी होती तो ऑलवेज और नेवर को वैसे रिमूव कर देता, मैं गेसिंग के जरिए यूजुअली और समटाइम्स पे जाता। इसमें से भी मुझे पता है कि समटाइम्स जवाब है। बहरहाल देखें कि अगर आपने एब्सोल्यूट जिनके अंदर, जिन क्वेश्चन स्टेटमेंट्स के अंदर एब्सोल्यूट्स हैं, अगर आपने गेसिंग ही करनी है तो एब्सोल्यूट्स वालों को रिमूव कर दें, बाकी में से बेस्ट अपना जो गेस है वो लगा दें व्हेन इट कम्स टू गेसिंग। हाँ, अगर आपको सही जवाब पता है, एब्सोल्यूट को आप तभी पिक करें आपको पक्का पता है 100% जवाब है ये वाला, ठीक है, फिर ही आप एब्सोल्यूट वन को पिक करें, अदरवाइज इसको पिक अप ना करें। उसके बाद फिर टिप, सो ये दैट्स ऑल अबाउट द मेकिंग एन एजुकेटेड गेस। बहरहाल मैं लास्ट में अपने डिस्कशन को इस तरह से भी कंक्लूड करना चाहूंगा रिगार्डिंग एजुकेटेड गेस कि there is no alternative of knowing the right answer.
ठीक है, अगर आपको सही जवाब का पता है तो इस चीज का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हाँ, अगर नहीं पता तो देन लॉजिकल गेसिंग इट वुड विन स्कोर फॉर यू। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।